सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए आई विल फॉलन फॉर यू का पार्ट 4 लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 की शुरुआत में जाओकुओ के पास एक लड़की आती है जिसका नाम है द्वान शुईवे, जो कि जाओकुओ की बचपन की दोस्त होती है। शुईवे शाची को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम हो कौन, जिस पर शाची कहती है कि मैं तो एक सर्वेंट हूँ और जाओकुओ का पेंडेंट गुम हो गया था, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई थी। साची यहाँ पे समझ जाती है कि जाओकुओ किस लड़की की बात कर रहा था शादी वाले दिन कि तभी वहाँ पे बैफे आता है और साची को उदास देखकर उदास होने का रीजन पूछता है। साची बैफे से शुईवे के बारे में पूछती है, जिसपे बैफे बताता है कि बचपन में जाओकुओ को बहुत ही ज्यादा डरावने सपने आते थे, जिस वजह से जाओकुओ के फादर ने शुईवे की मम्मी को बुलाया था यहाँ पे ताकि वो इसका इलाज कर सके। लेकिन जाओकुओ और मेरी दोस्ती शुईवे से हो गई थी, लेकिन मेरे से ज्यादा अच्छा जाओकुओ मानता था शुईवे को। पर एक दिन शाओवी यहाँ से चली गई ये कह के कि मैं बहुत ही जल्द आऊंगी, जिसके बाद जाओकुओ हमेशा शाओवी का वेट करता रहा और शायद से वो आज ही का दिन था जब शाओवी को आना था वापस। अगले दिन से साची शाओवी के सामने सर्वेंट की तरह बिहेव करने लग गई थी, लेकिन शाओवी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और वो शाओवी को अपना दोस्त मानने लग गई थी और इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन साची और शाओवी को क्लोज आता हुआ देख जाओकुओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी वहाँ पे बैफे आता है और जाओकुओ से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम किसको चुनोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम देरी कर दो और इन दोनों में से कोई अपने आप को नुकसान पहुंचा दे। दूसरी तरफ राजा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी और वो जल्द से जल्द साची को ढूंढना चाहते थे, जिस पर रियो याओ कहती है कि डैड मैं चली जाती हूँ साची को ढूंढने के लिए और मैं जल्द से जल्द लेके आऊंगी। जिस पर उसके डैड परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि तुम्हें किसी को भी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बतानी है। पर बाहर निकलकर रियो याओ अपने भाई से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं साची को ढूंढने नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस इस महल से आजाद होना चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं साची को बिल्कुल भी नहीं ढूंढूंगी। दूसरी तरफ साची से शुईवे बात कर रही होती है और बताती है कि मैं यहाँ से इसलिए गई थी क्योंकि जाओकुओ की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसी वजह से मैं पूरी अच्छे से मेडिकल की नॉलेज लेना चाहती थी, वरना मेरा भी मन नहीं था जाओकुओ को इस तरह से छोड़ना। और ये सारी बातें जाओकुओ भी सुन लेता है। अगले दिन जाओकुओ के फादर घूम के आ जाते हैं और जब उनको ये बात पता चलती है कि शाओवी वापस आ गई है तो वो जाओकुओ पे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि सिंपल सी बात है, साची तुम्हारे साथ अब रहने लग गई है तो तुम्हें साची को चुनना चाहिए, शाओवी तो तुम्हें ही छोड़ के गई थी ना, तो उसकी गलती है ना। रात को खाना खाते टाइम जाओकुओ के फादर सब कुछ बता देते हैं शाओवी को, जिसे सुन के शाओवी नॉर्मल रिएक्ट करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था ये सब कुछ के बारे में, मैं अगले दिन यहाँ से चली जाऊंगी, मैं आप लोगों के ऊपर और बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। अगले दिन शाओवी निकल जाती है जाओकुओ के घर से और जाओकुओ शाओवी को थैंक यू कहता है कि शाओवी ने जाओकुओ की फीलिंग्स को समझा, जिसपे शाओवी कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वहीं पे दूसरी तरफ जाओकुओ के फादर साची को बताते हैं कि आजकल शिफांग विलेज में बहुत ही सारे केसेस आ रहे हैं, तो हमें इसको बहुत ही जल्द डील करना पड़ेगा, जिसे सुन के साची कहती है कि मैं इस केस को हैंडल करने के लिए चली जाती हूँ ताकि इसी बहाने साची अपने मॉम डैड से भी मिल सके। साची जब शिफांग विलेज के लिए निकल रही होती है कि तभी वहाँ पे बैफे आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मदद करने के लिए चलूंगा, जिसके बाद बैफे और साची निकल जाते हैं शिफांग विलेज की तरफ। जाओकुओ जब शाओवी को छोड़ के आता है तो वो साची को ढूंढने लग जाता है कि तभी एक गार्ड के द्वारा पता चलता है जाओकुओ को कि साची और बैफे कहीं चले गए हैं। तो यहाँ पे जाओकुओ सोचने लग जाता है कि साची और बैफे जो है भाग गए हैं, जिसपे जाओकुओ के फादर डांटते हुए कहते हैं कि वो भागे नहीं है, वो बल्कि केस हैंडल करने गए हैं, जिसे सुन के जाओकुओ भी निकल जाता है शिफांग विलेज की तरफ। लेकिन अभी भी जाओकुओ काफी गुस्से में होता है कि उसने बैफे को चुना केस हैंडल करने के लिए, ना कि मुझे। साची और बैफे एक ढाबे में रुकते हैं जहाँ पे रुओ याओ भी मौजूद होती है। रुओ याओ बैफे को देख के सोचने लग जाती है शायद से मेरी तरह कोई लड़की लड़कों के भेष में आ रखी है यहाँ पे। दूसरी तरफ जब रुओ याओ बैफे को देख रही होती है तो बैफे को लग रहा होता है कि वो लड़का साची को देख रहा है, वो कितना गंदा लड़का है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से साची के सामने एक चोर आता है खाना चुराने के लिए, कि तभी साची नोटिस करती है कि ये चोर तो वही है जिसने मुझे किडनैप किया था, जिसके बाद बैफे और साची उसके पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पे जाओकुओ भी पहुंच जाता है और उस चोर को पकड़ लेता है। लेकिन ये चोर से कुछ भी इंफॉर्मेशन ले पाते कि तभी अचानक से एक काले कपड़े पहना हुआ आदमी उस चोर को तीर से मार देता है और अपना भी खुद भाग जाता है, जिस वजह से इन लोगों के हाथ में कोई भी सबूत नहीं लग पाता।
तभी वहाँ पे बहुत सारे सिपाही और एक आदमी आ जाता है जो कि सोचता है कि शायद से सांची इन सब लोगों ने उस आदमी को मारा है, जिसपे सांची अपना कार्ड दिखाते हुए कहती है कि मैं तो इस केस को हैंडल करने आ रखी हूँ। तभी वो आदमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम है क्विन फांग, मैं बेई फांग कंट्री का हेड हूँ। क्विन फांग इन तीनों को अपने साथ हॉल में लेके जाता है जहाँ पे बैठ के ये तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रुओ याओ भी पहुँच जाती है और यहाँ पे रुओ याओ की असली आइडेंटिटी इन लोगों को ये पता है कि रुओ याओ जो है राजा की इन्वेस्टिगेटर है। रुओ याओ भी अब इन लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चली जाती है, लेकिन यहाँ पे बैफे और जाओ को काफी ज्यादा जल रहे होते हैं रुओ याओ से, क्योंकि सांची काफी ज्यादा बात कर रही होती है रुओ याओ से और इन दोनों को लग रहा होता है कि रुओ याओ भी सांची को लाइक करता है और वो भी सांची को हासिल करना चाहता है। थोड़ी देर बाद बैफे जब स्नान करने गया होता है तो यहाँ पे रुओ याओ को मस्ती सूझ रही होती है। वो बैफे के कपड़े चुराना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे रुओ याओ पानी में खुद गिर जाती है, जिसे देख के बैफे कहते हैं कि आ जाओ आप भी स्नान कर लो, क्योंकि बैफे को तो पता ही नहीं है वो लड़की है। लेकिन रुओ याओ कहती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे बैफे जो अपनी बॉडी दिखाने लग जाता है और दूर से जो है सांची भी देख रही होती है बैफे को, ताकि वो बैफे का साइन को चेक कर सके, कि ये पता लगा सके कि बैफे ही मेरा भाई है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे सांची को ये बात तो पता चल जाती है रुओ याओ की हरकतों को देखकर कि रुओ याओ एक लड़की है। स्नान करने के बाद सांची सभी लोगों को अपने घर लेके जाती है ये कहकर कि ये मेरे अंकल आंटी का घर है। लेकिन बैफे और जाओ को समझ जाते हैं कि ये सांची का असली घर है और हमारा बैफे तो इतना अच्छा है, वो अंकल आंटी के सामने काफी अच्छे से पेश आता है, जिस वजह से जाओ को काफी ज्यादा अंदर ही अंदर जल रहा होता है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं ये लोग। सबसे पहले ये लोग मंदिर जाते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। मंदिर के बाद ये लोग उस आदमी के पास जाते हैं जो कि सभी लोगों का इलाज कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सांची को पूरा यकीन होता है कि जो वो मेडिसिन बेच रहा है वो बिल्कुल सही मेडिसिन बेच रहा है। सांची ये डिसाइड करती है कि रात के टाइम पे जिस जगह पे सबसे ज्यादा डेथ केसेस हो रखे हैं हमें वहां पे जाना चाहिए। तो ये जो एरिया था वो जंगल का एरिया था, लेकिन सांची बिना डरे जा रही थी क्योंकि उसको तो बचपन से आदत है वहां पे घूमने की। लेकिन हमारे ये तीनों के तीनों जो है वो काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, सांची के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। सांची गड्ढा खोदती है जहाँ पे उन आदमियों को दफनाया गया था। सांची ये चीज देखती है कि वो सारे के सारे आदमी जो है 18 साल के हैं। ये सुन के सांची काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, जिसके बाद ये चारों के चारों घर की तरफ चले जाते हैं। घर की तरफ जाते टाइम इन लोगों को एक काला कपड़ा पहना हुआ आदमी दिखता है, जिसके पीछे रुओ याओ, जाओ को और बैफे भागते हैं, लेकिन ये लोग उसको नहीं पकड़ पाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि ये सांची को तो वहीं पे ही भूल गए हैं। जब ये लोग सांची के पास दोबारा जाते हैं तो वहाँ पे सांची बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पे सांची किसी चीज का इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। अगले दिन सांची जाओ को और बैफे से जगह जगह का पानी मंगवाती है और उनको चेक करने लग जाती है और सांची को यहाँ पे पता चलता है जो कुएं का पानी है वो जहरीला है। जाओ को और बैफे को जैसी ये बात पता चलती है तो वो सभी गांव वालों को बताने लग जाते हैं ये बात। तो शुरुआत में तो गांव वाले यकीन नहीं करते हैं, लेकिन बैफे और जाओ को इनको पूरा प्रूफ दिखाते हैं कि इस पानी में हम जैसी कुछ भी चीज खाने वाली चीज इन्वॉल्व करते हैं तो ये जहर की तरह कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद ये सारे लोग पहुंच जाते हैं हेड के पास ये बताने के लिए कि ये पानी बहुत ज्यादा जहरीला है और आप इंतजाम करो कोई अच्छे पानी का हमारे लिए। रात को अब ये लोग प्लान बना रखे होते हैं जहाँ पे सांची और रुओ याओ जो है कहीं जा रहे होते हैं किसी के घर की तरफ, और वहीं पे दूसरी तरफ बैफे और जाओ को अपने अपने रूम में होते हैं जिनके पास काले कपड़े पहने हुए आदमी आ रहे होते हैं उन लोगों को मारने के लिए। रुओ याओ और सांची जो है और किसी के घर में नहीं, क्वीन फांग के घर में जा रहे होते हैं चेकिंग करने के लिए। ये लोग सारे कमरे में सर्च मारते हैं लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है कि तभी अचानक से सांची के हाथ में एक खुफिया कमरा दिखता है। वहीं पे दूसरी तरफ काले कपड़े पहने हुए आदमी जाओ को और बैफे को मारने ही वाले थे, लेकिन ये लोगों ने ऑलरेडी प्लान बना रखा था उन लोगों को पकड़ने के लिए, जिस वजह से बैफे और जाओ को उन काले कपड़े पहने हुए आदमी को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो काले कपड़े पहनने वाले आदमी जो है और भी ज्यादा चालाक होते हैं और वो तुरंत वहां से भाग जाते हैं। वहीं पे साथ ही साथ सांची और रुओ याओ उस कमरे में जाते हैं, उनको वहाँ पे एक दवाई मिल जाती है जिस वजह से सभी लोग मर रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे एक आदमी घुस आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को स्क्रीन में कुछ कमेंट्स दिख रहे होंगे, तो जो पिछली बार लोगों ने क्वेश्चंस के जवाब दिए थे तो वो सारे ही अच्छे थे, लेकिन मैंने कुछ 4 सेलेक्ट करे हैं तो उन सब के नाम आपको स्क्रीन में शो हो रहे होंगे। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सांची और रुओ याओ बंधे हुए होते हैं और यहाँ पे असली चोर बताया जाता है, असली मुजरिम बताया जाता है जो कि और कोई नहीं हेड ही होता है। और साथ ही साथ वहाँ पे बैफे और जाओ को भी पहुंच जाते हैं क्योंकि उन लोगों को भी पता होता है कि सांची ये सब कहाँ गए हुए होते हैं।
क्वीन फांग की सेना इन चारों पे अटैक करने लग जाती है और जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी भी होती है, लेकिन ये कैसे न कैसे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से आगे से एक काला कपड़ा पहना हुआ आदमी आता है जो कि जाओ कुओ को बहुत गंदी तरह से मारता है। बल्कि जाओ कुओ जो है मटेरियल आर्ट्स का चैंपियन था, लेकिन वो जाओ कुओ को भी बहुत गंदी तरह से मारता है, जिस वजह से जाओ कुओ की मरने जैसी हालत हो जाती है। क्वीन फांग के आदमी इन चारों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पे शुई वही आ जाती है अपने सैनिकों के साथ और तीर से उन सबको मार देती है। लेकिन जो काले कपड़े पहना हुआ आदमी जो था जिसने जाओ कुओ को मारा था वो वहां से भाग जाता है। क्वीन फांग को जाओ कुओ के फादर के पास सबमिट कर दिया जाता है और यहाँ पे क्वीन फांग अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और बताता है कि जो असली हेड था उसी को ही मैंने मार दिया था। एक्चुअली में उसकी वाइफ और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही हेड ने हमें देख लिया तो मैंने उस हेड को ही मार दिया और उसकी जगह मैं आ गया। लेकिन अगर बाई चांस किसी को भी पता चल जाता मेरे बारे में तो वो मुझ पे हमला कर सकते थे, जिस वजह से मैंने प्लान करा कि मैं इस जगह के ही लोगों को मार दूंगा। सांची यहाँ पे क्वीन फांग से पूछती है कि तुम्हारे साथ कोई और भी आदमी मिला हुआ है, वो काले कपड़े वाला आदमी कौन है पूछने ही वाली होती है कि तभी अचानक से पीछे से कोई हमला करता है और उस क्वीन फांग को भी मार देता है। रुओ या और बैफे उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं पकड़ पाते हैं। रुओ या यहाँ पे बैफे से कहती है कि मेरा यही काम तो हो गया है, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं नॉर्थ सिटी के भी इन्वेस्टिगेट करूंगी, यानी कि तुम्हारे वहाँ की इन्वेस्टिगेशन कल से मैं शुरू करने वाली हूँ। अगले दिन जाओ कुओ के फादर देखते हैं कि उसके कमरे के बाहर बहुत सारे लोग आके खड़े हैं। तो यहाँ पे जाओ कुओ के फादर सोच रहे होते हैं कि ये लोग वापस से मेरे ऊपर सामान फेंकने आ रखे हैं, लेकिन सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे होते हैं जाओ कुओ के फादर की, ये कह के कि आपने हमारी जगह को बचाया है, आप बहुत ही ज्यादा महान हो और ये सब कुछ सिर्फ सांची की वजह से हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ रुओ याओ पहुंच जाती है बैफे के वहां पे, जहाँ पे बैफे के फादर रुओ याओ की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो राजा के वहां से आई है इस वजह से। और यहाँ पे रुओ याओ अपना मौके का पूरे अच्छे से फायदा उठाती है और रुओ याओ को बैफे का रूम काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिस वजह से रुओ याओ डिसाइड करती है कि वो बैफे के वहां पे रुकिया करेगी। दूसरी तरफ सांची शाओ वेई के पास जाती है ये कहने के लिए कि मुझे माफ कर दो, जाओ कुओ की कंडीशन के पीछे मैं ही रीजन हूँ। जाओ कुओ की ऐसी हालत नहीं होती अगर मैं जाओ कुओ को अपने साथ केस हैंडल करने के लिए नहीं लेके जाती। आप मुझे माफ कर दो, तुम मुझे जो भी कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे सुवेई सांची से कहती है कि अगर तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो तुम अपने आप को स्टैब करो, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसा ही रूल है, जिसको भी माफी मांगनी होती है तो उसको अपने आप को स्टैब करना पड़ता है उतनी बार। लेकिन सांची ऐसा नहीं करती। ऑब्वियसली बात है, कोई अपने आप को कैसे जख्मी कर सकता है। जिस पे शाओ वेई सांची को तेज का थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे को तो तुम फर्स्ट दिन से ही बहुत ज्यादा गंदी लगने लग गई थी, जिस दिन तुम्हें मैंने जाओ कुओ के साथ देखा था, लेकिन मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा क्योंकि जाओ कुओ मेरे साथ था। और यहाँ से हमें शाओ वी की असली चेहरा देखने को मिला। मतलब शाओ वी कितने अच्छे से भोलेपन का नाटक कर रही थी, लेकिन असलियत में शाओ वी बिल्कुल ही अपोजिट थी। शुवेई सांची को जाओ कुओ को छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि जब तक जाओ कुओ तुम्हारे साथ रहेगा तो तब तक वो इंजर्ड होते रहेगा। सांची को शुवेई की बातें सच न लगने लग जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो जाओ कुओ को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि अगर वो जाओ कुओ के साथ रहेगी ही नहीं तो जाओ कुओ कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसेगा ही नहीं। जाओ को ये बात रुओ याओ को भी बताती है। रुओ याओ सांची से कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि तुम प्यार करती हो जाओ को, तुम्हें तो पहले तो छोड़ना नहीं चाहिए था उसे। जिस पे सांची कहती है कि नहीं, मेरे को छोड़ देना ही भलाई है, वरना जाओ को और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। और वैसे भी शू वही जो है अभी जाओ का इलाज भी कर रही है। अगले दिन सांची जाओ कुओ के पास जाती जो कि कोमा की हालत में होता है और यहाँ पे सांची कहती कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, लेकिन मैं ये प्रॉमिस अपना तोड़ रही हूँ और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ तुमसे दूर। और यहीं पे हमारे पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।